वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मूवी जो कि एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। और इस मूवी की स्पेशल चीज़ ये है कि इसकी 4 अलग अलग एंडिंग रिलीज़ की गई है। इस मूवी का नाम है 1408। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें मूवी का मेन लीड माइक दिखाया जाता है, जो कि एक हॉरर ऑथर है। माइक ने रिसेंटली एक बुक लिखी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, और उस बुक का नाम था 10 हॉन्टेड होटल्स। इस बुक में माइक ने अपने 10 हॉन्टेड होटल के एक्सपीरियंस को शेयर किया था, और उस बुक की सक्सेस के कारण और भी होटल वाले माइक को अपने होटल्स में स्टे करने के लिए बुलाया करते थे। इसी के कारण माइक पूरे टाइम ट्रैवल ही करता रहता था। ट्रैवलिंग लाइफ के कारण माइक के संबंध अपने डैड और अपनी वाइफ से अच्छे नहीं थे। इसी के बाद हमें पता चलता है कि माइक और उसकी वाइफ लिली की एक बेटी भी थी जिसका नाम केटी था, लेकिन केटी का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है, और जिसका जिम्मेदार माइक अपनी वाइफ को मानता है। और माइक और लिली विदाउट डिवोर्स अब अलग रहने लगते हैं। माइक के डैड उसे बार बार लिली के साथ वापस आ जाने को कहते हैं। इसी बात से परेशान होकर माइक अपने डैड को ओल्ड एज होम भेज देता है। फिर माइक को एक होटल से बुलावा आता है। उस होटल में जाने के बाद वहाँ के ओनर्स माइक को वहाँ पर घटी हुई घटना के बारे में बताते हैं, और माइक समझ जाता है कि उनकी बातों में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि माइक की बुक फेमस होने के बाद वो इतने सारे होटल्स में रुक चुका था कि इन सब चीज़ों के बारे में उसे पता था कि किसी होटल में आवाज़ का कारण कोई पुरानी पाइप होती है, किसी होटल के ओनर्स की सोची समझी साजिश होती है, और किसी होटल में तो हॉन्टेड स्टोरी बिल्कुल ही फेक होती है। माइक ओनर को चाबी देने का बोलता है और रात भर स्टे करके सुबह चेकआउट कर लेता है। फिर माइक नेक्स्ट डे लाइब्रेरी जाता है, क्योंकि माइक की बुक द 10 हॉन्टेड होटल्स का रीडिंग सेशन लाइब्रेरी में होता है। सेशन बहुत बोरिंग होता है। सेशन के बाद एक लड़की आकर माइक की डेस्क पर उसकी लिखी हुई एक पुरानी बुक रख देता है, जिसकी नाम होता है द लॉन्ग रोड होम। माइक बुक देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि यह बुक माइक और उसके फादर के बुरे रिलेशन पर बेस्ड थी। पर जब वो लड़की माइक से पूछती है कि ये बुक आपके और आपके फादर के रिलेशन पर बेस्ड है क्या, तो माइक उसे साफ मना कर देता है। रीडिंग सेशन से फ्री होने के बाद माइक सीधा बीच पे जाता है सर्फिंग के लिए, बट वहाँ उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। होश में आने के बाद माइक अपने आप को बीच के किनारे पर पाता है। वहाँ से सीधा पोस्ट ऑफिस जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे लेटर मिलते हैं, पर माइक की नज़र उसमें से बस एक लेटर पर पड़ जाती है। लेटर में एक पैम्पलेट होता है, और उस पैम्पलेट के पीछे न्यूयॉर्क के एक होटल डॉल्फिन की फ़ोटो होती है, और उसके पीछे लिखा होता है डोंट एंटर 1408, और उसके नीचे 1408 का सम यानी कि 13 होता है। माइक को इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, और वो वहाँ डॉल्फिन होटल में फ़ोन कर पूछता है कि 1408 अवेलेबल है, तो सामने वाला बोलता है कि नॉट अवेलेबल। माइक थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि माइक ने कोई टाइम कोई डेट का जिक्र भी नहीं किया था। फिर माइक नेक्स्ट समर, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर की बुकिंग का पूछता है, तो होटल के स्टाफ से कोई फ़ोन कट कर देता है। फिर माइक सीधे न्यूयॉर्क जाकर डॉल्फिन होटल के बारे में इंटरनेट से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेता है, और उसे पता चलता है लास्ट 95 ईयर्स में वहाँ पर 56 डेथ हो चुकी है। ये सारी डेथ नेचुरल कॉजेज़ या फिर सुसाइड के कारण होती है। डॉल्फिन होटल का पहला केस वहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन का होता है। उसकी डेथ के बाद ही यहाँ पर ये सब सिलसिला चालू हो चुका था। इन सब डेथ के चलते रूम नंबर 1408 बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका था। यहाँ पर जो भी रुकता था वो 1 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता था। फिर माइक सीधा डॉल्फिन होटल पहुँच जाता है, और रिसेप्शन पे जाकर 1408 के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे मैनेजर से मिलवा देती है, जिनका नाम मिस्टर ओलिन होता है। मिस्टर ओलिन उसे सारी बातें बताते हैं, और होटल में एक्सीडेंट होना बहुत नॉर्मल चीज़ है ये भी बताते हैं। पर 1408 में जो होता है वो बहुत अलग है, क्योंकि 1408 में होने वाली डेथ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इसीलिए वो माइक को रूम नंबर 1408 नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर माइक चाहता है तो वो 59 केसेस की फ़ाइल उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो उन पर अच्छे से स्टडी कर सकता है और अपनी बुक में लिख सकता है। और माइक अपनी बुक में 1408 में रुकने की फ़ेक स्टोरी भी लिख सकता है, और उसे होटल के साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मिस्टर ओलिन उसे बताते हैं।
बट माइक ये सब बातें नहीं मानता और मिस्टर ओलिन को रूम की चाबी देने के लिए जैसे तैसे करके मना लेता है। रूम नंबर 1408 जो कि होटल के 14 फ्लोर पर होता है। लिफ्ट में माइक एक चीज़ नोटिस करता है कि 12th के बाद डायरेक्ट 14 फ्लोर है, यानी कि 13 फ्लोर है ही नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं 13 को एक श्रापित नंबर माना जाता है। 1408 के बाहर आने के बाद लास्ट टाइम मिस्टर ओलिन उसे समझाते हैं, पर माइक नहीं मानता। माइक रूम को अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है और एक टेप रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड करता है। फिर माइक मिस्टर ओलिन की दी हुई ब्रांडी पीता है। तभी टेबल पर रखी हुई डिजिटल क्लॉक ऑटोमेटिकली ऑन होके 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम शो करती है। इसका मतलब ये था कि रूम माइक को बताना चाहता है कि उसका टाइम अब चालू हो चुका है। फिर रूम का टेम्परेचर बहुत स्पीड में बढ़ जाता है और 80 डिग्री तक चला जाता है। माइक जल्दी से रूम सर्विस को कॉल करके बुलाता है और एक बंदा आ जाता है, पर वो रूम के अंदर आने से डरता है और माइक को बाहर से ही गाइड करता है। माइक भी उसकी बात मानता है और टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है। टेम्परेचर कंट्रोल होने के बाद वो मैकेनिक वहाँ से भाग जाता है। क्लॉक में फिर एक गाना बजता है जो कि होता है वी हैव ओनली जस्ट बिगन। और अब माइक भी थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि इससे पहले उसे ऐसा फील कभी नहीं हुआ था। फिर माइक मूड सही करने के लिए विंडो से बाहर देखता है और अंदर आते टाइम स्लाइडर माइक के हाथ पर गिर जाता है। उसे बहुत डैमेज होता है और माइक ब्लड वॉश करने के लिए जब बाथरूम में जाके टैप ऑन करता है तो उसके हाथ पर बहुत सारा बॉइलिंग वाटर आ जाता है। माइक और डर जाता है और तभी उसके रूम में फ़ोन रिंग करता है और माइक फ़ोन उठा के चेकआउट का बोलता है और ये सब मिस्टर ओलिन की साजिश है ऐसा बताता है। पर फ़ोन किसी रूम सर्विस से नहीं आया था, क्योंकि फ़ोन के दूसरे साइड से किसी भूतिया आवाज़ को सुनकर माइक फ़ोन कट कर देता है। फिर माइक अपनी फैमिली के साथ बिताया हुआ अच्छा टाइम याद करता है और वो ही चीज़ टीवी पर चलने लगती है। फिर माइक को खुद सब गोश्त दिखते हैं जिन्होंने 1408 में अपनी जान गंवा दी थी। लास्ट टाइम माइक अपने फादर को देखता है और ख़ुद को होश में लाता है और सोचता है कि ये सब मिस्टर ओलिन की दी हुई ब्रांडी के कारण हो रहा है। माइक शांति से रूम के मेन गेट पे जाके उसे ओपन करता है, बट गेट लॉक होता है और काफ़ी ट्राई के बाद भी कुछ नहीं होता। फिर माइक विंडो से एग्ज़िट का प्लान करता है। विंडो से बाहर आके वॉल के सहारे माइक आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए वो रियलाइज़ करता है कि 1408 के अलावा किसी और रूम की विंडो ही नहीं है। वो समझ जाता है कि ये रूम उसके साथ खेल रहा है, इसलिए माइक वापस रूम में आ जाता है। फिर माइक एसी डक्ट से होटल के दूसरे कमरे में जाने का ट्राई करता है और डक्ट में चढ़ जाता है और थोड़ा क्रॉल करने के बाद उसे एक रूम में कपल लड़ते हुए दिखते हैं जो कि खुद माइक और उसकी वाइफ होते हैं। फिर माइक को लाइफ की सारी गलतियां याद आती है और तभी उसे एक गोश्त दिखता है जो कि 1408 में मरने वाले सबसे पहले आदमी का था, यानी कि बिजनेसमैन का गोश्त। माइक उससे डरकर भागता है और बहुत देर की मेहनत के बाद एक रूम में उतर जाता है, पर रूम में उतरने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि ये कोई और रूम नहीं 1408 ही है। अब माइक समझ जाता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और फिर माइक रूम से ही हेल्प बुलाने का सोचता है। फिर अपना लैपटॉप ओपन करके अपनी वाइफ को स्काइप कॉल करता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने का बोलता है। लिली को कुछ समझ नहीं आता, बट लास्ट में वो पुलिस को कॉल करके सब बता देती है। तभी रूम के वाटर स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं और लैपटॉप ख़राब हो जाता है। फिर रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और -10 डिग्री तक हो जाता है। माइक ब्लैंकेट लपेट लेता है और सब कुछ टेप रिकॉर्डिंग करता रहता है। तभी एकदम से लैपटॉप चालू हो जाता है और लिली का कॉल आता है। वो माइक को बताती है कि पुलिस 1408 में जा चुकी है और वहाँ कोई नहीं था। ये सुन के माइक जैसे पागल सा हो गया था और रोने लग गया था। तभी माइक की इमेज क्लियर हो जाती है और वो इमेज लिली से ऑटोमेटिकली बात करती है और 1408 में आने के लिए इनवाइट करती है। और इसका मतलब ये था कि अब वो रूम लिली को भी बुला के मारना चाह रहा था। माइक लैपटॉप बंद करने का ट्राई करता है, पर लैपटॉप मानो जैसे ज़िंदा सा हो गया था और अपने आप चलने लगा था और लिली भी 1408 में आने के लिए निकल जाती है।
फिर माइक ज़ोर से लैपटॉप को पटक कर तोड़ देता है। उसका ऐसा करते ही रूम भी शेक करने लगता है और वॉल पे जो ओशियन की पेंटिंग थी उसमें से पानी लीक करता है। माइक थोड़ा सा परेशान होकर उस पेंटिंग को ज़ोर से हिट करता है और पेंटिंग टूट जाती है। पेंटिंग के टूटते से ही जैसे पूरे ओशियन का पानी उस रूम में आ जाता है और माइक ज़ोर से पीछे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में माइक देखता है कि वो एक बीच पर पड़ा हुआ है और वहाँ के लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ लिली भी होती है। माइक लिली को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे 1408 की सब बात बताता है। तब लिली उसे बताती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और ये सिर्फ एक बुरा सपना होगा। जैसे जैसे माइक रिकवर होता है वो मान लेता है कि वो एक सपना ही था और रियल में 1408 में वो कभी गया ही नहीं। और माइक अपनी वाइफ और अपने फादर से पहले जैसे रिलेशन बना लेता है, पर वो अभी भी 1408 के कारण डरा हुआ था। इसीलिए उसकी वाइफ उसे बोलती है कि ये सब कुछ लिख के अपना डर दूर कर लो। माइक उसका पूरा एक्सपीरियंस लिखता है और बुक का ड्राफ्ट पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ के वर्कर को देख के माइक को लगता है कि ये सब 1408 के वर्कर्स हैं। फिर सब वर्कर्स उस पोस्ट ऑफिस को तोड़ने लगते हैं और माइक वॉल के दूसरे साइड देखता है कि एक पूरा जला हुआ रूम। माइक को रियलाइज़ होता है कि वो 1408 से कभी बाहर निकला ही नहीं। ये रूम उसे ड्रीम दिखा रहा था और फैमिली की असली वैल्यू समझा रहा था। तभी गेट के पीछे से माइक की बेटी उसे आवाज़ देती है और ये दोनों हक करते हैं। उसके हक करते से ही उसकी बेटी उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है और राख में बदल जाती है। नेक्स्ट सीन में माइक खुद को 1408 में पड़ा हुआ पाता है और सब नॉर्मल हो गया था। रूम पहले जैसा हो गया था और क्लॉक में 60 मिनट का टाइम पूरा हो चुका था। मतलब अब माइक के मरने का टाइम था। माइक ये भी समझ जाता है कि ये रूम लोगों को टॉर्चर कर करके सुसाइड करने पर फोर्स कर देता है। फिर वहाँ टेलीफोन बजता है और माइक फ़ोन उठा लेता है। दूसरी साइड से एक औरत की आवाज़ आती है कि हमारे पास 2 चॉइस है। फर्स्ट कि वो इस रूम में रह के 1 घंटा वापस से बार बार बिताता रहे या फिर 1408 से एक्सप्रेस चेकआउट यानी कि सुसाइड कर ले। और कॉल कट होते ही बेडरूम में एक फंदा आ जाता है। माइक समझ जाता है कि इस रूम में इतनी डेथ कैसे और क्यों हुई थी। फिर माइक डिसीजन ले लेता है और अच्छे से रेडी होता है। ड्रेस पहन के ब्रांडी की बोतल में अपना रुमाल डालता है और उसकी एज पर आग लगा के बोतल को रूम के वॉल पर फेंक देता है और पूरा रूम जलने लगता है। इससे होटल के फायर अलार्म बज जाते हैं और सारे लोग होटल खाली करने लगते हैं। और वहीं नीचे लिली भी आती है पर उसे बाहर ही रुकना पड़ता है। माइक रूम में घूमता है और एक बड़े से ब्लास्ट के कारण वो वॉल पे टकरा के नीचे गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि अब उसने अपने साथ साथ 1408 को भी ख़त्म कर दिया था। और माइक वहाँ जल के मर जाता है और सारे गोस्ट फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में माइक के फ्यूनरल का होता है जहाँ पर मिस्टर ओलिन भी आते हैं और लिली को माइक के सामान का बॉक्स देते हैं जो कि उन्हें होटल से मिला था। लिली वो लेने से मना कर देती है क्योंकि वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखना चाहती थी जिससे उसे माइक की डेथ याद आए। मिस्टर ओलिन सामान लेके कार में बैठ जाते हैं और टेप रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं और उसमें माइक की बेटी की आवाज़ भी सुनते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि किस बात पे बिलीव करें। तभी वहाँ एक बच्ची की आवाज़ सुनते हैं और वो अपने पापा को बुला रही होती है। मिस्टर ओलिन रियर व्यू मिरर में देखते हैं तो वहाँ उन्हें माइक दिखता है जो कि पूरा जला हुआ होता है, पर रियल में वहाँ कोई नहीं होता। मिस्टर ओलिन उस बच्ची को अपने पापा के साथ जाता हुआ देख के समझ जाते हैं कि माइक उसकी बेटी के पास जा चुका है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस मूवी के रियल एंडिंग के अलावा भी 3 एंडिंग रिलीज़ की गई है, तो मैं आपको बाकी की तीनों एंडिंग बता देता हूँ। सेकंड एंडिंग में माइक 1408 की आग को सरवाइव कर लेता है और लिली के साथ बाकी की लाइफ अच्छे से स्पेंड करता है। थर्ड एंडिंग में भी माइक सरवाइव कर लेता है और लिली उसे वो बॉक्स देती है जो मिस्टर ओलिन ने उसे दिया था
वो दोनों टेप रिकॉर्डिंग सुनते हैं और अपनी बेटी की वॉइस सुनते हैं और लिली मान लेती है कि 1408 की सब बात सच है। लास्ट एंडिंग यानी कि फोर्थ एंडिंग में माइक की 1408 की ड्राफ्ट पोस्ट ऑफिस में आती है जो उसने ड्रीम के टाइम पर मेल की थी और 1408 यहीं पे ओवर हो जाती है। ऐसी ही हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें द हॉरर साइट को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।